नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सेना के बारे में, जो अपनी 125 साल पुरानी एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ने जा रही है। ये एक ऐसी नियुक्ति है जो न सिर्फ इतिहास बना रही है, बल्कि युद्ध के भविष्य को भी फिर से परिभाषित कर रही है। आइए विश्लेषण करें कि इस बदलाव के असल मायने क्या हैं। सोचिए, पूरे 125 सालों तक ऑस्ट्रेलियाई सेना का जो सबसे बड़ा पद था, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए रहा। ये एक ऐसी परंपरा थी जो कई देशों की उम्र से भी ज्यादा पुरानी है। पर अब उस युग का अंत हो चुका है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक क्षण है। तो कौन है इस ऐतिहासिक बदलाव का चेहरा? ये है लेफ्टिनेंट जनरल सुज़ैन कोयल। वो पहली महिला होंगी जो ऑस्ट्रेलियाई सेना की कमान संभालेंगी। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी उपलब्धि है जो आने वाली पीढ़ियों को यकीनन प्रेरित करेगी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है, आप वो नहीं बन सकते जो आप देख नहीं सकते। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। ये साफ साफ बताता है कि उनकी नियुक्ति सिर्फ एक पद संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की महिला लीडर्स के लिए एक रास्ता बनाने के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये नियुक्ति इतनी ऐतिहासिक क्यों है। देखिए, ये केवल एक अधिकारी का बदलना नहीं है। नहीं, ये ऑस्ट्रेलियाई सेना की संस्कृति, उसकी सोच और भविष्य की रणनीति में एक बहुत गहरे बदलाव का प्रतीक है। ये एक साफ संकेत है कि अब लीडरशिप को जेंडर से नहीं, बल्कि काबिलियत से परखा जाएगा। तो इस घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं? इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल कोयल जुलाई 2026 में अपना पदभार संभालेंगी। सरकार ने भी इसे एक बेहद ऐतिहासिक पल माना है, और यह तब हो रहा है जब ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स 2030 तक महिलाओं की भागीदारी को 21% से बढ़ाकर 25% करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। अब इस ऐतिहासिक घटना के पीछे जो शख्सियत हैं, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल सुज़ैन कोयल, इनका लगभग 4 दशकों का सैन्य सफर उनके समर्पण और असाधारण लीडरशिप का जीता जागता सबूत है। उनका करियर देखें तो ये चुनौतियों से पार पाने का एक पूरा नक्शा लगता है। 1987 में आर्मी रिजर्व से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें पूर्वी तिमोर, सोलोमन आइलैंड से लेकर अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसे मुश्किल इलाकों तक ले गया। और 2020 में उन्होंने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, जब वो मिडिल ईस्ट में जॉइंट टास्क फोर्स 633 की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। तो ये नियुक्ति उनके इतने शानदार करियर का एक स्वाभाविक अगला कदम ही है। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उनके पास अमेरिकी आर्मी वॉर कॉलेज से मास्टर डिग्री समेत कई डिग्रियां हैं। मिडिल ईस्ट में उनके जबरदस्त नेतृत्व के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए, वो 3 बच्चों की मां हैं और उनके पति भी सेना में ही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपना करियर उस वक्त शुरू किया था जब सेना में महिलाओं की संख्या महज 10% थी। चलिए अब समझते हैं कि उनकी जो खास एक्सपर्टाइज है वो आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हम बात कर रहे हैं युद्ध के एक ऐसे नए मोर्चे की, जहां लड़ाई सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं, बल्कि डेटा और नेटवर्क से भी लड़ी जाती है। देखिए, पारंपरिक तौर पर युद्ध के 4 मैदान माने जाते थे: थल, जल, वायु और अंतरिक्ष। लेकिन अब एक 5वां और शायद सबसे अहम मैदान है साइबर। आज के युद्ध में जानकारी पर कब्जा करना उतना ही जरूरी है जितना जमीन पर कब्जा करना, और बस यहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल कोयल की विशेषज्ञता सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, जिसे कहते हैं साइबर योग्यता या साइबर वर्दीनेस। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए एयर वर्दी यानी उड़ने के काबिल होना चाहिए, ठीक उसी तरह सेना के डिजिटल सिस्टम्स को भी साइबर हमलों से बचने और उनका मुकाबला करने के लिए साइबर वर्दी होना चाहिए। और यही भविष्य की रक्षा रणनीति का आधार है। तो कोयल की ये नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की जो रणनीति है, उससे एकदम मेल खाती है। अब उनका ध्यान पारंपरिक हथियारों से हटकर लॉन्ग रेंज फायर पावर, इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर है। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो इस नई दिशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया इस रास्ते पर अकेला नहीं है। ये नियुक्ति एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जहां महिलाएं सैन्य बलों में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच रही हैं और मिलिट्री लीडरशिप की परिभाषा को ही बदल रही हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा में जेनी कैरेगन, स्लोवेनिया में एलन का एडमिन, जो किसी भी नेटो देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी, और हमारे देश भारत में लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। ये सभी नाम इसी बड़े बदलाव का सबूत हैं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सेना में हो रहे इन बदलावों का उनकी रणनीतिक साझेदारी पर क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत के साथ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए, दोनों ही देशों का एक साझा लक्ष्य है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांत, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखना। ऑस्ट्रा हिंद जैसा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इस साझेदारी की एक मजबूत नींव है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात भी है। हमारे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑस्ट्रेलिया के जो निवर्तमान सेना प्रमुख हैं, लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट, वो यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में क्लासमेट थे। ये जो पर्सनल कनेक्शन है, ये दोनों सेनाओं के बीच गहरे प्रोफेशनल तालमेल को और भी मजबूत करता है। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये नियुक्ति हमें काबिलियत, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप के भविष्य के बारे में आखिर क्या बताती है। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो कोयल की नियुक्ति एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बताता है कि अब लीडरशिप जेंडर से नहीं बल्कि एक्सपर्टाइज और स्ट्रैटेजिक विजन से तय होगी। और यही वो स्किल्स हैं जो 21वीं सदी के युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या आज के आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज जेंडर जैसी पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? लेफ्टिनेंट जनरल सुजैन कोयल की नियुक्ति इस बहस को यकीनन एक नई और साफ दिशा देती है। नमस्कार। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और इस बदलाव के ठीक बीच में है आयुष्मान भारत ऑटो एजुकेशन हैकाथॉन। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये पहल आखिर है क्या और ये भारत की हेल्थ सर्विसेज के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे सकती है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम ABPMJA के नाम से जानते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंडिंग वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका स्केल और इसकी पहुंच वाकई में बहुत बड़ी है। आप अंदाजा लगाइए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस स्कीम के जरिए हर एक दिन लगभग 50,000 क्लेम्स को प्रोसेस करती है। जी हां, हर रोज 50,000। ये एक ऐसी संख्या है जो इस योजना के विशाल ऑपरेशन को साफ साफ दिखाती है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है। इस योजना के तहत 1,90,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट पैकेज कवर होते हैं। अब इतने बड़े स्केल पर जब क्लेम्स को सेटल करना हो तो स्पीड, एक्यूरेसी और नियमों का पालन करना इसकी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जाहिर है, जब हर दिन हजारों क्लेम्स आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हर एक क्लेम को जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए एक नए और मॉडर्न सॉल्यूशन की जरूरत थी। यहां एक आंकड़ा है जो इस चुनौती की गंभीरता को दिखाता है। अभी के सिस्टम में सिर्फ 15 से 20% क्लेम्स ही ऑटोमैटिकली सेटल हो पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 80 से 85% क्लेम्स को जांचने और पास करने के लिए मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती है। और जैसे जैसे क्लेम्स की संख्या बढ़ रही है और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ वो और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब हमें एक बेहतर और ऑटोमेटेड सिस्टम की सख्त जरूरत है। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब देने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ABPMJAY ऑटो एजुकेशन हैकाथॉन की शुरुआत की है। तो ये ऑटो एजुकेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट जैसा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस क्लेम्स को अपने आप चेक और सेटल कर देता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद के। ये सिस्टम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है, जानकारी को समझ सकता है और सेट किए गए नियमों के आधार पर तुरंत फैसले ले सकता है। इस हैकाथॉन के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ऐसे डिजिटल सॉल्यूशन बनाना जो मौजूदा PMJAY सिस्टम के साथ आराम से काम कर सकें। दूसरा, इंसानों द्वारा किए जाने वाले मैनुअल काम को बहुत हद तक कम करना। तीसरा, क्लेम सेटलमेंट में लगने वाले समय को घटाना। और चौथा, भविष्य के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिसे जरूरत के हिसाब से और बड़ा और बेहतर बनाया जा सके। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो एक राष्ट्रीय मिशन में अपना योगदान दे सकें। इस हैकाथॉन की टाइमलाइन भी काफी तेजी से आगे बढ़ी। 13 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन बंद हुए, जिसके बाद मास्टर क्लास की एक सीरीज शुरू हुई और अब सबकी नजरें मई की शुरुआत में होने वाले ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं।
और अच्छी बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने के लिए दरवाजे सभी के लिए खुले थे, स्टूडेंट्स और रिसर्चर से लेकर बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स तक, क्योंकि जब अलग अलग तरह के लोग एक साथ आते हैं तभी बेहतरीन समाधान निकलते हैं। सिर्फ देश सेवा का मौका ही नहीं, बल्कि जीतने वालों के लिए आकर्षक कैश प्राइज भी रखे गए हैं, और साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ सीधे काम करने का एक शानदार अवसर भी मिल सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये हैकेथॉन सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, बल्कि ये भारत में डिजिटल हेल्थ के भविष्य को एक नई शक्ल देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मकसद बिल्कुल साफ है। हमें मौजूदा सिस्टम, जिसमें मैनुअल चेकिंग होती है, जो धीमा है और जिसमें गलतियों की गुंजाइश है, उससे निकलकर एक ऐसे फ्यूचर रेडी सिस्टम की तरफ जाना है जहां एआई की मदद से काम तेजी से हो, पूरी तरह पारदर्शी हो और एकदम सटीक हो। ये पहल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की एक मजबूत कमिटमेंट को दिखाती है कि वो इनोवेशन को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए तैयार डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है प्रोसेस को आसान बनाना और हेल्थ सर्विसेज को सभी के लिए बेहतर बनाना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भारत के पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए इस पहल का क्या महत्व है? इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये ऑटो एडजुडिकेशन हैकाथॉन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि देश के लिए एक ज्यादा कुशल, पारदर्शी और मजबूत डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी रणनीतिक कदम है। और यही हमें हमारे सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इनोवेशन की ये नई लहर देश भर में लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर के अनुभव को किस तरह से और कितना बदल कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात कर रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र की आप कह सकते हैं जीवन रेखा है। और जब इतने बड़े और अहम संस्थान के टॉप पर कोई बदलाव होता है तो उसका असर पूरे देश पर महसूस किया जाता है। तो चलिए आज हम इसी नेतृत्व परिवर्तन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बीपीसीएल का कद आखिर कितना बड़ा है? ये एक महारत्न पीएसयू है और एक फॉर्च्यून 500 कंपनी भी। आसान भाषा में कहें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की एक तरह से बुनियाद है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इसके लीडर का लिया गया हर फैसला देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आधिकारिक घोषणा क्या थी, फिर नए लीडर कौन हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही, कंपनी का भविष्य को लेकर विजन क्या है, और आखिर में इस एक नियुक्ति का पूरे एनर्जी सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस आधिकारिक घोषणा से। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय खन्ना को बीपीसीएल के टॉप पद पर नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ नियुक्ति की खास बातें दी गई हैं। संजय खन्ना 9 अप्रैल 2026 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 मई 2029 को उनकी रिटायरमेंट तक रहेगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस नियुक्ति की घोषणा इतनी पहले कर दी गई है। ऐसा क्यों? शायद ये बीपीसीएल के जो बड़े बड़े और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखते हुए एक स्थिर और बिना किसी रुकावट के लीडरशिप ट्रांसफर सुनिश्चित करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है संजय खन्ना, जिनके कंधों पर भारत की इतनी बड़ी ऊर्जा कंपनी का भविष्य रखा जा रहा है? उनका अनुभव क्या है, उनकी विशेषज्ञता क्या है? आइए उनकी प्रोफाइल को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। देखिए, संजय खन्ना बीपीसीएल के लिए कोई बाहरी चेहरा नहीं है। वो एक इनसाइडर हैं जिन्होंने 3 दशकों से भी ज्यादा का वक्त इसी कंपनी को दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें जमीनी स्तर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक बीपीसीएल की नस नस की समझ है। खासकर जो जटिल रिफाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, उनमें उनकी विशेषज्ञता को बेजोड़ माना जाता है। अगर हम उनकी यात्रा पर नजर डालें तो एक बहुत ही खास बात सामने आती है। एक तरफ एनआईटी त्रिची से केमिकल इंजीनियरिंग की गहरी तकनीकी समझ और दूसरी तरफ मुंबई विश्वविद्यालय से फाइनेंस मैनेजमेंट की पैनी सूझबूझ। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। सोचिए, जब आपको हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स और जटिल तकनीकी ऑपरेशंस दोनों को एक साथ संभालना हो तो ये कितना काम आता होगा। और उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत वो है ये प्रोजेक्ट, प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यानी
पीडीपीपी। ये बीपीसीएल का पेट्रोकेमिकल्स की दुनिया में पहला बड़ा कदम था और संजय खन्ना ने इसे कब पूरा किया? तब जब महामारी की सबसे बड़ी चुनौतियां सामने थीं। ये बात दिखाती है कि वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नतीजे देने वाले एक असल लीडर हैं। लेकिन किसी महारत्न कंपनी के इतने बड़े पद तक पहुंचने का रास्ता क्या होता है? ये सिलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है? खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में ये एक 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला स्टेप, पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर एक कमिटी होती है, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी या SCSC। ये कमिटी सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करती है और सबसे योग्य नाम की सिफारिश करती है। दूसरा और आखिरी स्टेप, इस सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC अपनी अंतिम मोहर लगाती है। ये एक बहुत ही सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे अहम संस्थानों का नेतृत्व सही हाथों में जाए। तो संजय खन्ना की नियुक्ति की कहानी तो हम समझ गए। अब ये देखते हैं कि उनके नेतृत्व में बीपीसीएल का भविष्य कैसा दिखने वाला है। और एक बात तो तय है, कंपनी की योजनाएं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 75,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो बीपीसीएल अगले सिर्फ 5 सालों में अपने विकास पर लगाने जा रही है। ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े निवेशों में से एक होने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये 75,000 करोड़ तो एक और भी बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एस्पायर। और इस प्रोजेक्ट का कुल बजट है 1.7 लाख करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य को बदलने का एक पूरा रोडमैप है। तो आखिर इतना सारा पैसा, ये भारी भरकम निवेश जा कहाँ रहा है? ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, लगभग 2/3 हिस्सा यानी 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर लगाया जा रहा है, बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। ये बीपीसीएल की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। कंपनी अब पारंपरिक ईंधन से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स के भविष्य पर एक बड़ा दांव लगा रही है। और ये जो बीना प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये बीपीसीएल के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल इन्वेस्टमेंट पहल है। जब ये पूरा होगा तो भारत की पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता में एक जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे देश के औद्योगिक विकास को भी काफी गति मिलेगी। लेकिन संजय खन्ना की भूमिका सिर्फ बीपीसीएल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। उनका प्रभाव पूरे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर महसूस किया जाएगा। उनका असर सिर्फ बीपीसीएल के अंदर तक ही नहीं है। वो भारत पेट्रो रिसोर्सेज, पेट्रोनेट LNG और रत्नागिरी रिफाइनरी जैसी कई और अहम कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके पास तेल की खोज से लेकर गैस के आयात और भविष्य की रिफाइनरी योजनाओं तक सभी पर सीधा असर डालने की क्षमता है। ये स्थिति उन्हें अलग अलग कंपनियों के बीच तालमेल बिठाने का एक अनोखा मौका देती है, जो भारत की पूरी एनर्जी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संजय खन्ना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? ये स्लाइड उसी दुविधा को दिखाती है। एक तरफ है कंपनी का मुख्य काम, कच्चे तेल को रिफाइन करना, और दूसरी तरफ है 2040 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य, खासकर स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में। इसका सीधा मतलब है कंपनी के अपने ऑपरेशन से होने वाले प्रदूषण को लगभग 0 पर लाना। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग लक्ष्यों में संतुलन बनाना ही उनके लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इन बड़ी बड़ी रणनीतियों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीपीसीएल का सीधा रिश्ता देश के करोड़ों आम लोगों से है। 25,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप, 6,000 से ज्यादा LPG डिस्ट्रीब्यूटर और हजारों CNG स्टेशन, ये वो नेटवर्क है जो हर दिन हर पल भारत को चलाता है। तो अंत में सवाल यही खड़ा होता है, एक ऐसा लीडर जो रिफाइनरी का एक्सपर्ट हो, वो पेट्रोकेमिकल पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है? क्या ये भविष्य की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीपीसीएल एक तरफ भारत की विकास की भूख को ईंधन देना जारी रख पाएगी और साथ ही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर साफ सुथरी ऊर्जा की तरफ भी बढ़ पाएगी? इस सवाल का जवाब ही भारत के ऊर्जा भविष्य की दिशा तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और दूध का रिश्ता बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है और करोड़ों लोगों की आमदनी का जरिया भी।
तो आज हम सरकार की सबसे नई पशुपालन और डेयरी रिपोर्ट को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी क्रांति है जिसने भारत को दुनिया के डेयरी मैप पर टॉप पर पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा सच है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि इस तस्वीर में दिख रहे करोड़ों किसानों और पशुपालकों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने कभी देखी गई श्वेत क्रांति के सपने को आज की हकीकत बना दिया है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत का क्या मुकाम है, फिर रिपोर्ट के जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कामयाबी की कहानी को परत दर परत समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सेक्टर का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की और समझते हैं कि भारत को आखिर दुनिया का दूध का कटोरा क्यों कहा जाता है। देखिए, ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सीधे सीधे हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाती है। अच्छा, हम जो भी बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है? वो है सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025। यही वो दस्तावेज है जो हमें इस पूरे सेक्टर की एक सच्ची और डिटेल्ड तस्वीर दिखाता है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के अंदर झांकते हैं और उन बड़े बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो भारत के डेयरी परफॉर्मेंस की कहानी बताते हैं। ये आंकड़े वाकई में काफी प्रभावशाली हैं। साल 2024-25 में भारत का कुल दूध उत्पादन लगभग 248 मिलियन टन तक पहुंच गया। ये पिछले साल से 3.58% ज्यादा है। और आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आज देश में हर इंसान के लिए हर रोज करीब 485 ग्राम दूध उपलब्ध है, जो हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा दूध आ कहां से रहा है? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देश के कुल उत्पादन का आधे से भी ज्यादा यानी लगभग 54% हिस्सा सिर्फ इन 5 राज्यों से आता है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो अब हम अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये राज्य आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी पावर हाउस बन गया है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 8 सालों में उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2016-17 में जो उत्पादन 2777 लाख मीट्रिक टन था, वो 2024-25 तक बढ़कर 388 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये है पूरे 40% की एक अभूतपूर्व वृद्धि। ये एक अकेला आंकड़ा ही उत्तर प्रदेश में आई दूध क्रांति की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्रांति मुमकिन कैसे हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश की इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जिसे हम 3 पिलर्स या 3 स्तंभों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है सरकार की नीतियां। नंद बाबा दुग्ध मिशन और दुग्धशाला विकास नीति 2022 जैसी योजनाओं ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसका सीधा सीधा फायदा किसानों और पशुपालकों को मिला। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इस स्कीम में अगर कोई 25 देसी गायों की डेयरी यूनिट खोलना चाहता है तो सरकार उसकी कुल लागत पर 50% तक की सब्सिडी देती है। इससे बड़े लेवल पर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिला। दूसरा स्तंभ, और शायद इस क्रांति की असली आत्मा, है महिला शक्ति। जी हां, उत्तर प्रदेश की इस डेयरी क्रांति को लीड किया है वहां की ग्रामीण महिलाओं ने। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो हर रोज 10 लाख लीटर दूध जमा करता है और अब तक लगभग 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुका है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। और तीसरा स्तंभ है साइंस का इस्तेमाल, यानी नस्ल सुधार। सरकार ने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाया। साहिवान, गिर और थार पारकर जैसी ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्लों को बढ़ावा दिया गया, जिससे हर पशु की दूध देने की क्षमता में सीधी बढ़ोतरी हुई। इस डेयरी क्रांति का असर सिर्फ प्रोडक्शन के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक आर्थिक ग्रोथ नहीं है,
बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक स्ट्रक्चरल चेंज का संकेत है, जहां खेती के साथ साथ पशुपालन भी आमदनी का एक मजबूत और भरोसेमंद जरिया बन रहा है। और जब ये आर्थिक बदलाव आता है तो साथ में एक सामाजिक सशक्तिकरण की लहर भी आती है। जब महिलाओं के हाथ में पैसा आया तो उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ साथ सम्मान भी मिला। घर की आमदनी बढ़ी तो परिवार के फैसलों में उनकी भागीदारी मजबूत हुई और इसका सबसे अच्छा असर बच्चों की बेहतर पढ़ाई और सेहत पर दिखाई दिया। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि नेशनल लेवल पर भविष्य के लिए क्या टारगेट रखे गए हैं और उत्तर प्रदेश का ये मॉडल इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। तो अब भविष्य की बात करते हैं। सरकार ने अगले साल यानी 2025-26 के लिए पूरे देश में 261.66 मिलियन टन दूध उत्पादन का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश को मिलकर काम करना होगा। और यहीं पर उत्तर प्रदेश की कहानी एक नेशनल मॉडल बनकर सामने आती है। जिस तरह से इस राज्य ने सही सरकारी नीतियों, महिला शक्ति और वैज्ञानिक सोच को मिलाकर एक कामयाब फॉर्मूला बनाया है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यही वो रोड मैप है जिस पर चलकर भारत का डेयरी सेक्टर भविष्य में और भी मजबूत और समृद्ध बन सकता है? आपके लिए एक प्रश्न जिसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ABPMJAY ऑटो एजुकेशन हैकाथॉन 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। B. बीमा दावों को डिजिटल और स्वचालित बनाना। C. नए डॉक्टरों की भर्ती करना। D. दवाओं की कीमत कम करना। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो और हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।